चलिए आज स्वागत है सभी का। सभी को प्रणाम नमस्कार। आज हम लोग कल जो पढ़ा है उसको फिर से एक बार देखेंगे, फिर आगे देखेंगे। ठीक। तो एक मिनट, सबसे पहले मैंने ग्रुप में एक ऋतु का भी भेज दिया था, वो लिख के मंथ का। जी सर, आ गया। उसको आप नोट कर लेंगे ना अभी। एक मिनट, मुझे एक मिनट दीजिए। कल एक कंफ्यूजन था ना, भक्षण आचरित, एक्चुअली उसका आचरण करना मतलब खाना है। ठीक है, इंग्लिश वाले बुक में वो क्लियर है, हिंदी में मिस्टेक है वो। स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? यस सर, विजिबल है। हम्म। चलिए इस बार हम फिर से देख लेते हैं। कल जो भी पढ़ा है उसको फास्ट में रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले जो है प्राणायाम को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में कि अपन कौन सा स्थान किस जगह पे करना है, समय क्या होना चाहिए, भोजन कैसा लेना है क्या नहीं लेना है, और फिर नाड़ी शुद्धि के पश्चात हम प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तभी जाके हमको नाड़ी, पहले तो नाड़ी को शुद्ध करना है। ठीक है, तब जाके प्राणायाम का अभ्यास करना है, वैसे नहीं कर सकते, फिर वैसे सिद्धि नहीं मिलेगी आपको। तो इसीलिए पहले काल का भी स्थान कैसा होना चाहिए, भोजन का ध्यान रखना है, और फिर नाड़ी शुद्धि, ये चार बातें जो हैं प्राणायाम से पहले आपको याद रखनी है। ये पूछा जा सकता है। फिर स्थान कैसा होना चाहिए कि दूर देश से नहीं होना चाहिए, ये सब जगहों पे नहीं। यहाँ पे क्या होता है, सिद्धि की हानि होती है। दूर देश में क्या होता है, अविश्वास रहता है। समझो एकदम इजी है बिल्कुल, इंद्रियों को सचेत करके समझो, बहुत आसान है। कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। पॉइंट्स लिखो, डेट्स इट। कि दूर देश में क्या होता है, अविश्वास रहता है, कौन कैसा किस तरह का आदमी है नहीं जानते हैं, परिचित जगह नहीं होता। तो इसीलिए दूर देश में। फिर अरण्य, जहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से जंगली जानवर का प्रवेश न हो, इसीलिए अरण्य। राजधानी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे लोगों का आवागमन हो, भीड़ भाड़ हो, उस जगह पे भी यहाँ पे कहते हैं सिद्धि की हानि। उस जगह पे नहीं करना है, योगारंभ नहीं स्टार्ट करना है, नहीं तो क्या होगा, सिद्धि की हानि होती है। करना कहाँ है, सुदेश है, जहाँ धार्मिक देश है, एक सुंदर अच्छा प्रदेश हो, धार्मिक देश हो, राज्य हो, जहाँ पे इजली भोजन अवेलेबल हो, पदरा नहीं होना चाहिए, कोलाहल नहीं होना चाहिए। उस जगह पे आपकी कुटिया होनी चाहिए, और उस कुटिया में चारों तरफ से प्राचीर होना चाहिए, घिरा होना चाहिए, चार दीवारी होनी चाहिए। और फिर कुटिया के आसपास ही कुआं, तालाब, ये चीजें होनी चाहिए। और कुटिया जो हो वो न ज्यादा नीचे हो, न ज्यादा ऊंचा हो, न ज्यादा नीचे हो। और कुटिया कीट से वर्जित, वहां पे कोई भी कीट पतंगे ना जाए, इस तरह से ध्यान रखना है। ये चीजें आपको हिंदी में नोट कर लेना, ये लक्षण है कुटिया के। और कुटिया कैसा हो, गाय के गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए। उस जगह पे आपको अभ्यास करना है, एकदम बिल्कुल गुप्त स्थान हो, एकांत हो, उस जगह पे प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, तब जाके इस प्राणायाम में सिद्धि मिलेगी। काल का समय कि भाई किस समय हमें करना चाहिए, कब प्रारंभ करना चाहिए योगाभ्यास, तो कहते हैं, और किस समय नहीं करना चाहिए। हेमंत शिशिर ग्रीष्म, हमने ऋतु आपको बताया था।
आप इसको देखो। वसंत 6 ऋतुएं होती हैं, और हर एक ऋतु क्या है, 2-2 मास का होता है। भारतीय इंडियन जो अपना है हिंदी महीना वो, और ये इंग्लिश वाला है। तो यहाँ से शुरू होता है, चैत से शुरू होता है। हम लोग जो हिंदी जब मनाते हैं ना, हिंदी आप लोग देखते होंगे कि हिंदी नववर्ष, तो कब से स्टार्ट होता है, चैत में। ठीक है, उस वक्त नए नए देखो कोपले निकलती हैं, पेड़ पौधे के पत्तियां नए नए आते हैं। तो चैत बैसाख में वसंत कहलाता है, और ये 15 मार्च से लेके 14 मई। ठीक, कल मिस्टेक से हमने वो अप्रैल कह दिया था। यहाँ पे 15 मार्च से 14 मई, फिर वही 15 मई से लेकर 14 जुलाई क्या हो जाएगा, ग्रीष्म का समय होता है, गर्मी का समय। वो ज्येष्ठ और आषाढ़ 2 महीना हिंदी मास के अनुसार। 12 वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में श्रावण और भाद्रपद, वो कब होता है, अभी क्या चल रहा है हमारा, अभी स्टार्ट हो गया ना। कहते हैं कि भादो स्टार्ट हो गया, भाद्र, ये रक्षाबंधन, इसलिए तो 1:30 बजे के बाद बांधा गया। उससे पहले श्रावण जैसे ही खत्म हुआ, भाद्र स्टार्ट हुआ, उस वक्त सर से अभी क्या चल जो रहा है। चैत्र होगा, चैत्र का जो महीना होगा सर मार्च में ही आएगा है ना सर, और बैसाख हाँ वो जी, मई में ही। अच्छा अच्छा, ठीक तब है, वही मिड पूछा। होता है। इंग्लिश में हम लोग जो मनाते हैं ना, 1 to 1 करते हैं ना, लेकिन जब हिंदी कैलेंडर आप देखोगे ना, तो 15 से चलता है, 15 से 14, इस तरह से। ठीक है, मिड रहता है तारीख। फिर वर्षा होता है श्रावण भाद्रपद से 15 जुलाई से 14 सितंबर। शरद जो ऋतु होती है, हल्की हल्की, वहां पे देखो शरद मतलब ठंडा गिरना शुरू हो जाता है उस टाइम पे, शीतल ऐसा हो जाता है, कोल्ड आना धीरे धीरे शुरू होता है, वो प्रारंभ होता है अश्विन कार्तिक में, 15 सितंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच। और फिर हेमंत ये जो है ठंड का समय आ जाता है, मार्गशीर्ष पौष 15 नवंबर से लेकर 14 जनवरी तक। और शिशिर होता है ठंडा का उस टाइम में। समझो कि ठंडा धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाने लग जाता है, स्टार्ट होता है टॉप, और फिर धीरे धीरे मार्च जाते जाते फागुन जाते थे एंड हो जाता है, माघ से फागुन तक, 15 जनवरी से 14 मार्च। ठीक है, ये आपके ऋतुएं थी, मास था, और हिंदी के कैलेंडर से भी हमने ये बता दिया आपको। ठीक है, ये चीज अभी यहाँ पे समझ में आएगा कि हेमंत शिशिर ग्रीष्म में। यहाँ पे आपको कह रहा है कि इस वक्त आपको योगारंभ नहीं करना चाहिए, हेमंत और शिशिर में। हेमंत और शिशिर कौन से मंथ में भी बताया मैंने आपको, देखो आपको इजिली समझ में आएगा। हेमंत और शिशिर क्या है, 15 नवंबर से 14 मार्च। हेमंत शिशिर मार्क्सिस्ट ग्रीष्म और वर्षा, इस वक्त जो है आपको नहीं करना चाहिए, योगारंभ नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, शरीर में रोग आदि उत्पन्न होंगे। कब करना चाहिए, वसंत और शरद। वसंत और शरद में कौन सा होता है महीना, देख लो, वसंत और शरद मतलब अश्विन कार्तिक और चैत्र वैशाख में सही टाइम होता है। उस वक्त क्या होता है, ना ज्यादा गर्म होता है ना ठंडा रहता है, बैलेंस रहता है टेम्परेचर, उस वक्त करना चाहिए। तो याद रखना है योगारंभ कब करना है, वसंत। इससे क्या होगा, जो आपके शरीर में रोग नहीं होगा। और फिर कहते हैं कि 2-2 महीने का, अभी वही चीज अभी ना बताई मैंने, 2-2 महीने का भारतीय मासों का ऋतुएं होती हैं। वही चीजें कहा, 2-2 मासा वृत्त भागानु, और वृत्त भागा, भागा अनुभाव चतुश्चतु, मतलब 2-2 महीनों का, 4 महीने का 4-4 बार। आपको समझ लो कि 4 माह तक एक ऋतु का अनुभव होता है। और उसके बारे में नीचे सारा डिटेल दिया हुआ है, यहाँ से 11, 12, 13, 14। ठीक है, कि माघ से लेके वैशाख तक आपको वसंत का अनुभव होगा। ठीक है, माघ से लेके वैशाख तक। फिर चैत्र से लेके आषाढ़ तक आपको ग्रीष्म का अनुभव होगा, ग्रीष्म ऋतु का। इसके बाद आषाढ़ से लेके अश्विन तक आपको वर्षा का अनुभव होगा, भाद्र से लेके माघ तक शरद का, कार्तिक से लेके माघ तक हेमंत का, और माघ से लेके शीत फागुन तक आपको शिशिर का अनुभव होगा। ठीक है, तो ये चीज था। इसका 4 जो वो होती है ना मंथ, उसका अनुभव होता है एक ऋतु उसमें, ऋतु में। इसके बाद आता है, ये तो काल हो गया, समय हमने समझ लिया कि कब हमें स्टार्ट करना है कब नहीं करना है। अब भोजन के बारे में बता रहे हैं कि आपको भाई भोजन कैसा लेना चाहिए कैसा नहीं लेना चाहिए। तो मिताहार मतलब मित आहार, मतलब हमें जो लेना है वो इसके बारे में कह रहा है कि इसमें आपको
अगर आप मिताहार के बिना योगा अभ्यास करते हैं तो कई प्रकार के रोग आपको उत्पन्न होंगे, सिद्धियां नहीं मिलेगी फिर उस वक्त। ठीक है। और क्या क्या चीजें लेनी है, शाल्य यंत्रम या विष्टम। उस वक्त आपको चावल, जौ, या विष्टम का जौ होता है, जौ का जो आटा होता है ना वो, गोधुम गेहूं का, फिर मुद्र मूंग हो गया, फिर मांस चना, और ये छिलका रहित वाला जो उड़द बोल सकते हैं वो, पटोल परवल, सुरन। सुरन कल भी इस पे था कि क्या होता है सुरन। सुरन आप समझ लो, किसी को अगर पता हो तो बता देना। फिर मानकंद होता है, मान जो जमीन के नीचे, चाहे वो सलजम ले लो या फिर शकरकंद से समझ लो वो। कोकलम, ये देखो कोकलम कहीं कहीं पे ड्रैगन फ्रूट को भी समझते हैं। या फिर कल किसी कोई कह रहे थे, जो हर एक होता है, क्या नाम बोला था आपने, को कटहल सर। क्या क्या बोले थे, शीतल, कंकोल, कंकोल था ना, ऐसे ही। फिर कंटोला, सुकास्कम कंटोला करेला सर, हो गया, त्रिशा ये अंगूर होता है। नहीं, कंटोला सर। द्राढ़ का मतलब होता है आपको अरबी, कोचई, अरबी। करकटी मतलब ककड़ी हो गया, रंभा मतलब केला हो गया, डुंगरी, गुल्लर। इसका कष्टकटम मतलब केरुआ, ये चौलाई। ठीक है। आम रंभा मतलब कच्चा केला, बाल रंभा पका हुआ केला, रंभा दंड केले का दंड, और मूल कम, उसका जो मूल, केले का मूल, ये सारी चीजें लेने के लिए बोला है। भक्षण माचरित ये आपको लेना है। बाल साकम, बाल साकम, एक मिनट। बाल साकम सरसों का साग हो गया। फिर काल साकम में आपको बथुआ हो गया, है ना। पटोल पत्रम मतलब परवल का जो पत्ता है वो। पंच शाक, जिसमें हम आपको कल भी बताए थे, मेघनाथ, पुनर्वा, ये सब, चौलाई, ये सारे आते हैं पंच शाक। इसका शुद्ध सुमधुर, हाँ, स्निग्ध भोजन, ये मिताहार का ही डिफिनेशन है कि मिताहार किसको कहते हैं, कि सुस्नुग्ध भोजन, सुमधुर भोजन होना चाहिए, हल्का मिठास हो, चिकनाहट वाले भोजन होना चाहिए, और आधा लेना है। कल हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि आधा भोजन लेना, आधा छोड़ देना, जल और वायु के लिए उसका आधा, चतुर्थांश। और फिर अनेन पुरोहित अर्ध, हाँ फिर वही चीजें हैं, उसी के बारे में है, आधा लेना है, उधर को खाली छोड़ना है, जल, और फिर उसका आधा जो है वायु के लिए। तो ये मिताहार के लिए था। निषिद्ध आहार क्या नहीं लेना है हमें, तो कटु, अम्ल, लवण, तिक्त, वृष्ट, जो भुना हुआ होता है वो, दधित, दही, तक्र, मट्ठा, ये सारी चीजें नहीं लेनी। शाकोत्कम, मद, मदिरा, ताल, ताल किसके लिए आया, तालम, कुछ है ताल, स्पष्ट नहीं है। इधर सर ताड़ फल ऐसे लिखा हुआ है। नस, कटहल के लिए भी गाता है, नहीं, हाँ, अच्छा वो ठीक है। इसके बाद पनस मतलब कटहल के लिए है। ठीक है। कुलथ, कुल्थी हो गया। मसूर हो गया, मसूर का जो दाल होता है। पांडु मतलब प्याज हो गया, पांडुम प्याज। कुसमांडम मतलब कुम्हरा। साक दंड, तुम्बी, तुम्बी, नहीं, साक दंड एक अलग ही है। एक मिनट रुक जाओ, देख ले, साक दंड किसके लिए आया है ना। ग्रीन साक वेजिटेबल दंड ही के है एक्चुअली, पता स्टेम्स नहीं। लिखे हैं सर। ग्रीन हाँ जी, वेजिटेबल्स के स्टेम्स ऐसे लिखा दंड हुआ है लिस्ट, यहाँ सर। अच्छा, ओके ओके, वही दंड हो गया ना, साग सब्जियों के दंड। इसका तुम्बी, कोलक, ठीक है। पित्त को, तुम्बी मतलब लौकी होता है, याद रखना, तुम्बी तो लौकी का। कदम हो गया, जंबीर हो गया, बिंब, मतलब बिंब किसके लिए आया है, कुंदरू के लिए। इसका लकुचन हो गया, बरहर, लहसुन हो गया, ये सब सारे चीज जो है, कामरग, पियाला, हिंग। इसके बाद सेमर का फूल होता है, गुशाल मतलब सेमर का फूल। ये सारे चीज जो है ना वर्जित बताया है। इसके बाद इसमें एक चीज और क्या ध्यान में रखोगे, पथी, ये वाला पॉइंट याद रखना।
ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत। वैसे बाकी चीज भी है, एक बार आप इसको जरूर याद कर लेना, कई बार पूछ देते हैं। इसे पति स्त्री वही सेवनम, इसको बताया है वर्जित। पति हमने बताया आपको, लंबी दूरी यात्रा, स्त्री स्त्री संग, और वही मतलब जो हम मिर्च मसालेदार ज्यादा भोजन करते हैं, तीखा मिर्च मसाला, ये चीजें वर्जित बोला है। नवनीत भी उन्होंने वर्जित बोला है। नवनीत क्यों, मतलब देखो जो वैसे देखा जाए तो घी खाना भी चाहिए, लेकिन मतलब इसमें निषिद्ध बोला है। जब स्टार्टिंग हो तो ले सकते हैं, लेकिन जब आप परिपक्व हो जाते हैं अभ्यासी में, तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है। फिर नवनीत मक्खन होता है, ये आपको पित्त बनाने का काम करता है। ठीक है, जब क्योंकि उसमें ना ऐसे झाग जैसा रहता है, इसीलिए बोलते हैं कि मक्खन जो है ज्यादा नहीं लेना चाहिए। क्षीर, शक्करा, ये चीजें, गुड़म गुड़, पक्व रंभा, पका हुआ केला, नारिकेलम, इसको भी उन्होंने दांडिम्ब, सिवास, अनार हो गया, सौंफ हो गया, ये सारी चीजें उन्होंने, द्राक्षा, तो अंगूर, लवलिम, धात्री। धात्री में अच्छा होता है, लेकिन अगर अति लोगे ना तो वो भी फिर नुकसान करता है। रसम, ये वर्जित बोला है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ये 28 से 27 तक वर्जित है, याद रखना। ऊपर जितने भी थे, यहाँ से 27 से ऊपर ये वर्जित है। अब लेना इसमें बता दिया है, क्या ले सकते हैं कि आप इलायची लो, जायफल हो गया, लौंग हो गया। ठीक है, पौरुषम, जो शक्तिवर्धक चीज है। जैसे पका हुआ जो फल होता है ना, वो आपको शक्तिवर्धक रहता है। अब जैसे जूस होता है, ये तो वैसे तो आयुर्वेद में आप पढ़ोगे, नहीं तो फिर आपको बता दूं। कोई एक फल का ना अपने अपने अलग नेचर होता है। जब वो कच्चा रहता है तो उसका नेचर अलग होता है। ठीक है, हो सकता है वो पित्त, कसा, ये चीजें आपकी कफ को बढ़ा दे। लेकिन जब वो पक जाता है तो इजिली डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे आम है, आम जब कच्चा रहता है तो उसकी प्रकृति अलग होती है, इजिली डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन वही जब पक जाता है तो इजिली डाइजेस्ट हो जाता है, वो पका हुआ। ठीक है, तो इसलिए कि जो शक्तिवर्धक हो, मतलब पका हुआ फल, वो लेना है। जम्बू जाम फलम, पका हुआ चीज से है यहाँ पे। जम्बू, जाम्बम, मतलब जम्बू हो गया आपको, जामुन हो गया, जाम हो गया, इसके बाद हरित की, हरर, खजूर, योगी, ये भक्षणम आचरित, इसका आचरण करना है, इसको खाना है। इंग्लिश वाले में सही लिखा हुआ था, कल कुछ अच्छे से नहीं देख, हिंदी में गड़बड़ है यहाँ पे, यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, लघु पाक, जो जल्दी पक जाए, इस तरह का भोजन जो है लेना है। लघु, जो प्रिय हो, आपको भी, आपके मन को भी अच्छा लगे, प्रिय लगे। इसलिए कि चिकनापन, धातु का धातु जो हम लोग आयुर्वेद में आप पढ़ेंगे, सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, मेष, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो सप्त धातु हैं, उसकी पुष्टि करे, वो भोजन लेना है, इसका आचरण करना चाहिए। ठीक है, तो ये बता दिया। इसके बाद कठिनम दुरितम, जो कड़ी वस्तुएं हैं, ठीक है, देर से पकने वाले हैं, दुरित मतलब दूषित हैं, जो पूत पूति मुष्णम पर्युषितम, बासी भोजन। ठीक है, मिर्च ज्यादा मसालेदार, बासी, अति शीतम, ज्यादा ठंडा, ज्यादा तीखा। फिर उसका भक्षण ये वर्जित बोला है, क्या, कौन सा, जो ज्यादा मतलब कड़ी वस्तुएं हो, या फिर देर से पकने वाले हो, फिर दूषित भोजन हो गया, ज्यादा पूती मुष्ण, मतलब कि मसालेदार, सड़ा हुआ मसालेदार भोजन, बासी भोजन, अति ठंडा, फिर ज्यादा गर्म, ये भोजन जो है योगी को वर्जित बोला है, ये नहीं लेना है। प्रातः स्नान, प्रातः स्नान या उपवास भी, ऐसे जो आपके शरीर को कष्ट दे, इसको भी उन्होंने वर्जित बोला है। एक समय का आहार या फिर नहीं खाना, निराहार, ये चीजें नहीं करनी चाहिए। ये योग साधना में विघ्न उत्पन्न करते हैं आपको। एवं विधि विधान, और विधि पूर्वक आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। आरंभ में आपको, जब अब आरंभ करते हैं तो नित्य प्रतिदिन आपको भोजन किस तरह का लेना है कि क्षीर राज्य,
मतलब आपको छी मतलब दूध धृत ये इस सब का सेवन करना है, और 2 समय का भोजन लेना चाहिए, मध्याह्न और सायंकाल का भोजन, 2 टाइम का भोजन इन्होंने बोला है। ठीक है, 31 तक 30 क्लियर हो सर, गया 30 फिर से बता दीजिए। क्या? 30 वाला, ये जो एकाहार लिखा है इसमें, एकाहारम, तो वो एक बार भोजन के लिए लिखा है इसमें। एकाहार, निराहार, एक बार का भोजन, या फिर आप पूरी तरह से कुछ भी भोजन नहीं कर तो इसको नहीं करना। ठीक है, इसका उसको आपको नहीं करना चाहिए, इसमें ये आपको साधना में विघ्न उत्पन्न करते हैं, जो शरीर को आपको कष्ट देना, ऐसी क्रियाएं बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, शरीर को कष्ट दे ऐसी क्रियाएं नहीं करनी। क्लियर है? 31 तक सभी को क्लियर है? आज किसी कोई प्रश्न अभी तक? जी सर। यस, कल से आज ज्यादा क्लियर हो गया सर। वही कहते हैं ना, देखो एक बार अपन देखा, फिर उसको दोबारा पढ़ते हैं तो और क्लियर हो गया है। 2-3 बार इसको पढ़ो क्लियर हो जाएगा, कोई हार्ड नहीं है। देखो यहाँ तक अभी हमने देख चुके थे कल, आज हम यहाँ देखेंगे नारी शुद्धि से। इसमें 3 चीजें बताई थी ना, 4 चीजें बताई थी। पहले क्या था? सबसे पहले क्या था प्राणायाम से पहले बताइए? सत्संग निर्णय, काल निर्णय, मिताहार, फिर उसके बाद नारी शुद्धि। गुड। आता है नारी शुद्धि कि कुशासने मृगाजिने व्याघ्राजिने च कंबले स्थूलासने समासीन प्रांग मुखो वापयु दंड मुखा नाड़ी शुद्धि समासाध्य प्राणायामम समभ्यसे। अब इसमें क्या कह रहा है कि स्थूल आसने, मोटा आसन हो किसका, ये सीरीज आप याद रखेंगे। श्लोक याद कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सीरीज में एक बार 1-2 बार प्रश्न आ चुका है सीरीज में। तो सबसे पहले कुश का आसन होना चाहिए, कुश होता है ना कुश, वो मोटा आसन होना है, कुश का बनाइए। फिर उस पे क्या करिए, मृग का जो चर्म होता है मृग का लगाओ, या व्याघ्र मतलब सिंह का लगाओ, या तो फिर कमल का। ठीक है, उसके ऊपर लगाते हैं, कुश के ऊपर, ये सीरीज में आ सकता है। ठीक है, और फिर क्या करना है, प्रांग मुखो व्याप्युदन मुख, या तो फिर आसन पे पूर्व की दिशा में मुख करके, या फिर उत्तर की दिशा में मुख करके आपको नाड़ी शुद्धन का अभ्यास है। नाड़ी शुद्धन समासादे प्राणायाम संबंध से फिर आपको नाड़ी शुद्धि होने पे प्राणायाम का अभ्यास करना है। जब नाड़ी शुद्धि समासाध्य, जब नाड़ी शुद्धि आप साध लेते हो इस तरह से, इस आसन के बारे में बताया। क्वेश्चन कैसे आएगा कि भाई नाड़ी शुद्धि का अभ्यास में आसन क्या होता है, किस तरह के आसन लगाते हैं, तो कुश, मृग, या फिर व्याघ्र, या कंबल, तो ऐसे आप याद। ठीक है, और नाड़ी शुद्धि जब समासाध्य, जब नाड़ी शुद्धि हो जाए तब जाके प्राणायाम का अभ्यास करना है। चंड कपाली, अब चंड कपाली पूछता है, अब तो नाड़ी शुद्धि के बारे में बता रहे हैं ना महर्षि हिरण्य, तो फिर वही चंड कपाली महर्षि हिरण्य से पूछते हैं कि अच्छा नाड़ी शुद्धि कथम कुर्यात नाड़ी शुद्धि कीदृशी, भाई नाड़ी शुद्धि जो है क्या होता है, किस प्रकार किया जाता है, ठीक है, उसका स्वरूप क्या होता है, कैसा दिखता है, मतलब क्या है नाड़ी शुद्धि क्या है। तत्सर्व श्रोतुमिच्छामि तद तत्स्वदस्व दयानिधे, कि आप मुझे, हे दयानिधे, मतलब किनके लिए बोला है दयानिधे, महर्षि हिरण्य के लिए बोला है। हे दयानिधे, आप कृपया करके नारी शुद्धि को मेरे प्रति कहें, मेरे को बताएं, मुझे बताएं कि क्या होता है, कैसे करते हैं इसको, इसका स्वरूप क्या होता है, इसको, इसका अभ्यास किस प्रकार से किया जाए। तो महर्षि हिरण्य कहते हैं, हिरण्य उवाच, महर्षि हिरण्य बोलते हैं कि मलाकुलासु नारीषु मारुतो नैव गच्छति प्राणायाम कथम सिद्धयेत तत्व ज्ञानम कथम भवेत तस्मात् नाड़ी शुद्धि मादौ प्राणायामम ततो अभ्यसेत। 34 नंबर समझो कि जो नाड़ी यो में जो मल जमा है, तो फिर नारियों में जब मल जमा है तो फिर मारुतो मतलब प्राण, मारुत मतलब प्राण से वो कैसे जाएगा, प्राण जो है नारियों में कैसे जाएगा जब मल जमा है। और फिर प्राणायाम का अभ्यास से सिद्धि कैसे पाओगे, तत्व ज्ञान को कैसे पाओगे आप।
जब नाड़ियों में मल जमा है तो प्राण कैसे जाएगा? प्राण ही नहीं जाएगा तो प्राणायाम का अभ्यास नहीं होगा, क्योंकि नाड़ी शुद्धि नहीं होगी। नाड़ी शुद्धि क्यों करते हैं? नाड़ियों में जो मल जमा है उसको हटाने के लिए। और जब तक वो हटेगा नहीं, प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्राण ऊर्जा तो जाएगा ही नहीं नाड़ियों में। तो इसीलिए कह रहा है कि आपको तत्व ज्ञान मतलब यथार्थ ज्ञान कैसे मिलेगा। तत्व ज्ञान का मतलब होता है ट्रू नॉलेज, विजडम। वो कैसे मिलेगा? तस्मात नाड़ी शुद्धि मादो प्राणायाम तत्व, इसीलिए नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना है और तत्पश्चात आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। ठीक है, तो सबसे पहले नाड़ी शुद्धि कीजिए। अब यहाँ से आपको बता रहा है नाड़ी शुद्धि के बारे में कि नाड़ी शुद्धि दुर्विधा प्रोक्ता समनु निर्मनु अस्तथा विजेन समनुम कुर्यात निर्मनुम धौति करना। कह रहा है कि जो नाड़ी शुद्धि के दो विधि बताए उन्होंने। नाड़ी की शुद्धि दो विधि से की जा सकती है, एक तो शमनु और निर्मनु। ये याद रखना, दो प्रकार उन्होंने बताया नाड़ी शुद्धि के। तो जब आप बीज रूपीन करते हैं, बीज से मतलब बीज मंत्र जो होते हैं ना, मंत्रों के साथ जब करें तो वो शमनु नाड़ी शुद्धि कहलाता है, शमनु। और जो धौती कर्म, आपने धौती कर्म क्यों किया आपने? उसने वो भी तो शुद्धि क्रिया थी ना, शारीरिक शुद्धि थी। ऐसा थोड़ी कि शारीरिक शुद्धि हो तो आपकी नाड़ियों की शुद्धि नहीं हुआ, नाड़ी की भी शुद्धि थी वो। तो वो जो हमने धौती कर्म करी वो क्या था? निर्ममु था। वो ऑलरेडी हमने देख लिया धौती कर्म के सटकर्म के साधन में। धौती कर्म पुरा प्रोक्त सटकर्म साधने यथा शृणु शमनु चंड नाड़ी शुद्धि यथार्थ भवे। कि हमने ऑलरेडी जो है सटकर्म के साधन में धौती कर्म को अच्छे से पढ़ा है, समझा है। निर्मनु वही है। अब सुनो हे चंड कपाली, अब सुनो, अब मैं आपको बता रहा हूँ शुमनु नाड़ी शुद्धि के बारे में कि उपविश्यासने योगी पद्मासनम समाचरेत। कि आपको, योगी को किस आसन में बैठना है? पद्मासन में। याद रखना, पूछ देगा कि नाड़ी शुद्धि का अभ्यास किस आसन में करते हैं, तो पद्मासन आएगा। या बोल दे कि समनु नाड़ी शुद्धि का अभ्यास किस में करते हैं, तो वो उसमें भी पद्मासन ही आएगा। ये बात है, तब कंफ्यूज मत कर। गुरुवादी न्यासनम कुर्यात् तथैव गुरु भाषितम। अब कह रहे हैं कि पद्मासन में बैठकर योगी को गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश पे, गुरुवादी न्यासनम। अरे गुरु कहाँ बैठता? अपने न्यास पे बैठ के। वो होता है ना, एक गुरु शिष्य के बीच होता है, जैसे अपन न्यास पीठ बोलते हैं। पीठ मतलब बैठना। गुरुवादी न्यासनम, गुरु के न्यास, उनके समीप में बैठकर जो गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश पे चलकर नाड़ी शुद्धि कुवितुम प्राणायाम विशुद्ध है, नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना है। क्यों? प्राणायाम के लिए। मतलब जब प्राणायाम का अभ्यास करें तो उससे पहले आपको नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना है। किसके द्वारा दिए गए? गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश के द्वारा। किसमें? किस आसन में? पद्मासन में। वायु बीजम ततो ध्यात्वा धूर्म वर्ण सतेज सम चंद्रेन पुरईद वायु बीज षोडश षोडश कई सुधी। अब एक बार मैं इसको 40 तक देख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। चतुष्टया मात्राया च कुंभके नैव धारियेत द्वा त्रिंश मात्राया वायु शुरनार्या चरे चेत। बस जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं ना, बस वही है। अब देखो इसमें बताया, मैंने बताया ना कि बीज मंत्र के साथ, तो वायु बीजम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वायु का बीज मंत्र यहाँ पे यम है। ठीक है, जब आप यम के साथ, यहाँ पे मात्रा भी दिया हुआ है कि कितने मात्रा करते हैं। ठीक है, तो यम बीज मंत्र के साथ जब सतेज मतलब तेज युक्त, ध्रुम मतलब सफेद जैसा, ध्यान करते हुए, ध्यान क्या ना सफेद, चंद्रेन पुरेत वायु, बीज मंत्र कौन सा? यम बीज मंत्र के साथ ध्रुम वर्ण का ध्यान करते हुए, सतेज ध्रुम वर्ण का ध्यान करते हुए, चंद्र नाड़ी से, चंद्र मतलब ईरा
नाड़ी से, ईरा मतलब लेफ्ट नोस्टल से श्वास का पूरण करना, मतलब इनहेल करना। कितने मात्रा तक? षोडशई सुधी, 16 मात्रा तक, याद रखना। लिख दे रहा हूं मैं, 16 तक हमने क्या किया? बीज मंत्र हो गया इनहेल, बीज मंत्र हो गया यम, वायु। अब समझो आगे, चतुष्टया मात्राया, अब फिर कुंभक करना है। कितने? 64। ये क्या हो गया? होल्ड हो गया, कुंभक लगाया हमने 64। ठीक है, मात्रा कुंभक धारे धारण किया, होल्ड किया। द्वा द्वात्रिन 10 मात्रा मतलब 32, 32 मात्रा तक वायु सुरनाड़या चरे जय। सुरनाड़या मतलब पिंगला नाड़ी, मतलब राइट नोस्टल से आपको क्या किया? एक्सेल कर दिया। ठीक है, 32 मात्रा क्या हो गया? 32। तो ये आप याद रख लेंगे, ये हो गया एक्सेल। 16, 64, 32, कौन रेशियो क्या हो गया? 1:4:2। 1:4:4 ठीक है, ये रेशियो हो गया। ये रेशियो आप याद रखेंगे और ये नंबर मात्रा भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, अब आता है आगे फिर, नाभि मूलाद्वी द्विवहनी मुत्थाय धारेत तेजो जीवनी जोविनी युतम वहनी बीज षोडशेन सूर्य नाड़िया चपुरेत। अब देखो उसी का रिवर्स कर दिया। नाभि मूल में वहनी का, उसमें धारण करना है, वहनी मंडल का जो भी नाभि मूल है वहां पे वहनी का धारण करना है। और ठीक है, और क्या कह रहा है इसमें? धारेत जीवन तो वहनी षोडश सूर्याना चपुरेत चतुष्टय मात्रा कुंभके धारेत। फिर वहनी बीज, हाँ, वहनी बीज षोडशेन सूर्याना चपुरेत। इसमें कह रहा है कि लंब बीज युक्त पृथ्वी तत्व का धारित तेजो, एक मिनट रुकना और था क्लियर कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, देखो कह रहा है कि नाभि मूलाद्वी ही वहनी मुत्थाप्य धारयेत तेजो जीवनो युक्तम वहनी बीज षोडशेन। अब इसमें कौन सा बीज यूज किया है? रम। पहले वाले में यम था, अब यहाँ पे फिर जब आप रिवर्स करोगे, ठीक उल्टा, जब सूर्य नाड़ी से पूर्ण करोगे, अनुलोम विलोम कैसे करते हैं या फिर नाड़ी शोधन कैसे करते हैं? लेफ्ट से स्टार्ट किया, राइट छोड़ा, इसमें होल्डिंग दिया है, होल्डिंग के साथ होल्ड किया, राइट छोड़ा, फिर वापस राइट से लेना है। वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि अग्नि को धारण करके वहनी बीज षोडशेन 16 मात्रा तक, ठीक है, आपको इनहेल करना है। कौन सा बीज मंत्र है? यहाँ पे बीज हो गया आपको रम, याद रखना, रम हो गया। सूर्य नाड़ी से पूरक करना है। देखो सेम रेशियो जो है ना हमारा सेम रहेगा, ये 1:4:2, उसमें भी 16, 64, 32 ही मात्रा रहेंगे। बीज मंत्र पहले में यम था, सेकंड वाले में रम हो जाएगा। सूर्य नाड़ी का से इनहेल किया, फिर चतुष्टया 64 मात्रा तक आपको कुंभक किया, और 32 मात्रा तक शशि नाड़िया। शशि मतलब होता है चंद्र, शीतल चंद्र, और चंद्र का मतलब ईरा, ईरा का मतलब लेफ्ट नोस्टल से रिचक किया। ठीक है, लेफ्ट से लिया, राइट होल्ड किया, राइट छोड़ा, बीज मंत्र हो गया यम, रेशियो हो गया 16, 64, 32। फिर हमने राइट से इनहेल किया, बीज मंत्र हो गया रम, और मात्रा हो गया 16, फिर होल्ड किया 64, एक्सेल किया 32।
ठीक है। नासिकाग्रे सस, हाँ ये इसको भी समझ लेना है आपको। एक मिनट। नासाग्रे सस ध्रु दृग बिंबम ध्यात्वा ज्योत्सना समन्वितम हम, ये मिस्टेक है, ये होगा हम। ठीक है, हम बीज षोडशी नैव ईडिया पुरोहित होता। अब नासिका की जो अग्रभाग से कह रहा है, आप समझ लो जो है इसमें कि वहां से वो अमृत का स्राव हो रहा है, गिर रहा है। ठीक है, ऊपर से नासिका से गिरते, वैसे गिरना चाहिए चंद्रमंडल से ऊपर से जो गिरते हुए, कह रहा है कि नासिका के अग्रभाग से उसका धारण करना है, एक ज्योति स्वरूप का धारण करना है। ठीक है, और इसमें बीज मंत्र हम का ध्यान करते हुए और पूरक करना है ईरा नाड़ी से, लेफ्ट नोस्टल से। मात्रा क्या है? 16 मात्रा। ठीक है, उसका जप करना है 16। यम दिया है यहाँ पे, हम और फिर, हाँ नहीं हम, और फिर वहां से आगे देखते हैं, ईरा से पूरक किया। हाँ यहाँ पे फिर 64 मात्रा तक कौन सा बीज मंत्र है? वम। बीज अनेव धारण करना है, होल्ड करना है। अमृतम प्लावितम ध्यात्वा नाड़ी धौती विभावयेद 32। हाँ, और फिर जब एक्सेल करेंगे तो 32 मात्रा तक इसका ध्यान करना है, और फिर इसको एक्सेल करना है। कौन सा बीज मंत्र है? लकार। इसको लास्ट वाले को मैं फिर से समझा रहा हूँ, 43 समझिए फिर से, कि ना ऊपर से नासिका से अग्रभाग से, वहां से उसके बिंब से समझो कुछ स्राव हो रहा है, उसका ध्यान करना है। और बीज मंत्र है हम, ये मिस्टेक है, ठ नहीं होगा, हम होगा। और उसका जप करते हुए ईरा नाड़ी से 16 मात्रा तक पूरक करना है। फिर 16 मात्रा तक धारण करना है, मतलब होल्ड करना है। बीज मंत्र हो गया वम, और फिर जो अमृतम प्लावितम ध्यात्वा नाड़ी धौति विभाव वेग, तो जो गिर रहा है ना ऊपर से अमृत, ऐसा महसूस करना है कि शरीर की सारी नाड़ियां उससे क्या हो रही, धुल रही है, साफ हो रहा है, धुल रहा है इस अमृत से, जो श्राव हो रहा है पूरे शरीर की नाड़ियां। ये भाव रखना है एक्चुअली। और 32 मात्रा तक लकार बीज मंत्र के साथ रेचक करना है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है इसमें है तो पूछो, फिर हम बताते हैं। सर क्लियर हुआ? होल्ड नहीं करना है कैसे बनेगा सर? सर, इसमें होल्ड नहीं करना है ना, 16 मात्रा तक श्वास लेना इसमें है। इसी में जो 43 नंबर आपने बताया। करना 64 सर, तक होल्ड करना कह सर। रहा है, बीज नेव धारित, धारण करना मतलब होल्ड है। हाँ, ठीक है, तीनों ही 16 चीज है, मात्रा। इनहेल। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। सर बीज मंत्र 64 बता है तो दीजिए। इसमें भी रेशियो, 16 में जब इसमें भी ये करना रेशियो ना है सेम है, 16, 64 और 32। इसमें बीज मंत्र हमने बताया आपको, हम इनहेल में, ये हो गया इनहेल। फिर हो गया बीज मंत्र वम, होल्ड हो गया। और 32 में बीज मंत्र हो गया लम, इसमें एक्सेल हो गया। ठीक है, ये 43 एंड 44 श्लोक में दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ? इसमें आप क्या क्या ध्यान में रखेंगे इसमें? हाँ जी, ठीक है। एक दो बार पढ़ोगे ना क्लियर हो जाएगा। जैसे कल नहीं समझ में आ रहा था, एक बार पढ़ो हो जाएगा क्लियर। सेम है, बड़ा इजी है। देखो क्या रखना है, विधि से याद रखना, और ये पॉइंट याद रखना, मात्रा किसमें क्या बीज मंत्र है वो ध्यान में रखना। ठीक है, एक सीरीज में था यम बीज मंत्र, इनहेल, होल्ड और एक्सेल। जब वापस से हम करेंगे
तो रम बीज मंत्र हो गया, सेम 16 64 32 का रेशियो, ठीक है। और सेकंड वाले इसमें 43 44 में क्या कहा, इनहेल किया ईरा से, होल्ड किया, एक्सेल किया पिंगला से, और इसका मात्रा 16 64 32 है। इसमें तीनों में ही बीज मंत्र दे दिया है, हम वम और लम। बस सर सिंपल यहाँ है। पे ठम दिया हुआ है, सर ठम दिया हुआ है, और सर जो इसका ये वो दिया हुआ है मिस्टेक, एक्सप्लेनेशन वो उसमें भी मिस्टेक ठम है, दिया हुआ है। सर तो हम हम क्यों नहीं है, होगा, हम क्यों होगा, हम नहीं होगा, हम हम ही क्यों होगा। होगा ये समझ। सर हम होगा, क्योंकि जो चंद्रमा का ये है, प्रतीक है ना, चलो आकार है, तो अब हम दिखा होना रहा चाहिए सर। हूँ, हम ही हैं, बता रहा हूँ। याद आ रहा है कुछ, मैंने आपको बताया था ये बीज मंत्र लवर या हम। यस सर, यस यस, सर, बिल्कुल सही। यस सर। लम वम रम यम हम, वही चीज है, ठीक है। ये ठम कहीं कोई बीज मंत्र यहाँ पे ये गलत है, मिस्टेक है। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? जी सर, जी। ठीक है, एक बार पढ़ोगे ना हो जाएगा। देखो ये सब चीजें ना एक दो बार पढ़ने के बाद और ज्यादा क्लियर हो जाता है। जैसे कि कल देखो, कल का बहुत सारा टॉपिक क्लियर नहीं था, आज आप हमने फिर से रिवाइज करवा दिया, क्लियर हो गया। पॉइंट्स याद रखो, दैट्स इट, ठीक है। तो ये सर हमारे एक किसके प्रश्न अंतर्गत आ मुझे, गया, समनु शमनु नाड़ी शोधन हो गया ये, है ना। निर्ममु क्या हो गया हमारा, वहां वो सर एक ये प्रश्न शोधन शोधन क्रिया बहुत ही है सर, एक प्रश्न है। आगे तो देखते सर हैं। एवं विधाम, हाँ जी, किसी को प्रश्न है? यस सर, सर हमें टोटल कुल बार 3 बार ये क्रियाएं करनी है। क्या? सर हमें टोटल 3 बार लेना है श्वास और छोड़ना है बीज मंत्रों के साथ। यदि देखें तो पहली बार हाँ में जी, चंद्र नाड़ी 3 बार 3 बार 3 बार, 3 बार यस। करना है ना सर टोटल। और जो लास्ट वाले उसमें तीनों में मतलब पूरक कुंभक ये रेचक कंटिन्यू तीनों में चलता रहता है। देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि 3 ही बार है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। इनहेल होल्ड एक्सेल, ये कंटिन्यू, ऐसा नहीं है कि ना थोड़ा सा ये भी कहते हैं माइक कि बंद कर लो, सर को बोलने दो। म्यूट कर लीजिए। आप लोग लास्ट में पूछ लेना, अगर किसी कोई दिक्कत है तो लास्ट में पूछ लेना, ठीक है, लास्ट में पूछ लेना। देखो हम रुकते हैं, आप ही निकल जाते हो। जैसे लेक्चर एंड होता है आप चले जाते हो, आप रुको, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इस प्रकार से नारी शब्द की क्रिया पूर्ण होती है, ये जो रेशियो है ना यही है। देखो यहाँ पे भी बताया है, हम वम एवं लम बीज मंत्रों का अनुपात 16 64 32 है, ठीक है। आप ये दीजिए ध्यान रखना। हम, ये भी विधि यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ। चलो, एवं विधाम नाड़ी शुद्धि कृत्वा नाड़ी विशोधयेत दृढ़ो भूत्वा आसनम कृत्वा प्राणायामम समाचरेत। अब कह रहा है कि ये जो नारी शुद्धि को आपने जब सिद्ध कर लोगे, इस विधि से नारी शुद्धि की जब सिद्धि कर लेते हैं, और जब नारी विशुद्ध है, तो जब नारी शुद्ध हो जाती है, तब जाके दृढ़ता पूर्वक कह रहा है कि आपको आसन में बैठकर, एक स्थिर में आसन में बैठ जाना है, और फिर कृत्वा प्राणायामम समाचरे, तब जाके प्राणायाम का समाचरण करना है, मतलब अभ्यास करना है, ठीक है। अब कह रहा है सहितम सूर्य भेदश्च उज्जाई शीतली तथा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक का, भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली चाष्ट कुंभका, या फिर च अष्ट कुंभका। ये जो 8 कुंभक बताए हैं अन्वय के पूर्वक, अष्ट कुंभक 8 कुंभक बताए हैं। कौन कौन सा? सहित कुंभक, सूर्य भेदी कुंभक, उज्जाई शीतली, भ्रस्तिका भ्रामरी मूर्छा और केवली। हट प्रदीपिका में 2 अलग है, वहां पे शीतकारी भी है, ठीक है, केवली सर है हर प्रतिक्रम वहां सहित सहित। सहित सहित भी नहीं है सर। हर क्या? प्रतिक्रम सहित नहीं है सर। हर हाँ प्रतिक्रम वही कह रहा में हूँ,
हाँ जी, हाँ जी, वहां पे सहित नहीं है, वही कह रहा हूँ, वहां पे सहित नहीं है। वहां पे एक शीतकारी है और प्लावनी है। ठीक है, वहां पे प्लावनी केवल। ठीक है, तो इस प्रकार से नारी जब शुद्ध हो जाए तो इस प्रकार ये जो 8 कुंभकों का आपको अभ्यास करना है। ठीक, तो इसका भी सहित कुंभक है। इसमें भी 2 चीजें बताई है सहित कुंभक में कि सहितो द्विविध प्रोक्त सगर्भ च निगर्भ का। इस सहित कुंभक के 2 प्रकार, 2 विधि बताया। एक तो होता है सगर्भ कुंभक, एक निगर्भ कुंभक। सगर्भ कुंभक में सगर्भ बीज मुच्चा मुच्चार्य निगर्भो बीज वर्जित। जैसे अभी हमने समनु और निर्मनु देखा, सेम वैसे ही है ये भी, कि उसमें बीज के साथ करते हैं। अ, और यहाँ पे भी सगर्भ में भी बीज के साथ करते हैं। निगर्भ में क्या हो जाए, बीज से वर्जित, उसमें बीज मंत्र का प्रयोग नहीं करते, इसमें बीज सगर्भ के साथ। ठीक है, अब सगर्भ प्राणायाम के बारे में है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसको कल देखना चाहिए, ज्यादा तो नहीं हो रहा आप लोगों को? कोई बता दीजिए। सर वो कल ही देख लीजिए कंफ्यूजन सर। ये हो रहा है ना कि जो समूह है वो बीज मंत्र है, जैसे आपने यह बताया, यम लम राम और फिर हम। तो वो ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे सर तो कैसे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, उसे ऐसा मतलब समूह में बोले कि बीज मंत्र आता है तो ठीक है उसमें आता है, और इसमें उसमें नहीं आता है तो वो मतलब धौती क्रिया से होता है। अगर वो मंत्र बीज मंत्र पूछ लेगा तो कैसे आता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा सर। कुछ नहीं होना ना, देखो क्या है अभी, आप ध्यान लगा कि इनहेल करते वक्त कौन सा बीज मंत्र था, एक्सेल करते वक्त कौन सा बीज मंत्र, होल्ड के टाइम पे कौन सा था, एक्सेल में क्या था। आपको देखो इतने कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन तो पहली बात है कि बड़ा कम चांसेस होते हैं। लेकिन बीज मंत्र जरूर याद रख लो कि भाई कौन कौन सा बीज मंत्र प्रयुक्त हुआ है। विधि आपके माइंड में होना चाहिए कि सबसे पहले इनहेल था, वहां पे बीज मंत्र क्या था, फिर होल्ड था, एक प्रोसेस था, एक सीरीज था, इनहेल होल्ड एक्सेल, एक बीज मंत्र था उसमें। फिर वापस जब हम रिवर्स आते हैं तो उसमें एक बीज मंत्र था। लेकिन सेकेंड टाइम जब हम करते हैं तो इनहेलेशन में भी बीज मंत्र, होल्डिंग में भी बीज मंत्र और एक्सेलेशन में बीज मंत्र। बस इस तरह से ध्यान में रखें। ठीक है, तो देखो टाइम भी हो गया है आई थिंक। मुझे लगता है कल प्राणायाम हम लोग देख लेंगे, है ना? अति नहीं होना चाहिए। समझ में आया आप लोगों को? ये बताइए आज का लेक्चर ये। जी सर, जी सर। आज आई लव यू जैन जी, कल आप नहीं समझ में आया था ना, आपको दिक्कत आ रही थी, बताइए। यस सर, आज आ गया समझ।